हाँ, कुछ गंभीर मामला ही है। भीम सिंह लखेरा का नाम सुना है? लखेरा, जुगल किशोर पूना चौका। भीम सिंह लखेरा अंडरवर्ल्ड का जाना पहचाना नाम था और अपनी खूंखारता के लिए मशहूर था। पुराना स्मगलर था और शहर के 90% धंधे पर स्मगलिंग के माल पर उसकी हुकूमत रहती थी। उसके इशारे पर माल शहर में आता था और आगे सप्लाई होता था। दरिंदगी के मामले में पूरा शैतान था। कत्ल करना, लाशें गायब कर देना उसके लिए मामूली बात थी। कस्टम वाले, पुलिस वाले भी उसके माल पर हाथ डालने में हिचकते थे। उसी लखेरे की बात नंदराम से गाड़ा कर रहा था। हाँ हाँ, लखेरा को कौन नहीं जानता। मैं उसी स्मगलर किंग लखेरे की बातें कर रहा हूँ। नंदराम सिंघाड़ा ने कश लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, पिछले 1 बरस में मैंने स्मगलिंग का काम शुरू किया था। मेरा इरादा भीम सिंह लखेरा के बराबर आने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन भीम सिंह लखेरा को मेरे स्मगलिंग के मामले में हाथ डालना पसंद नहीं आया। शुरू शुरू में आराम से बात करने की अपेक्षा उसने मेरे साथ जिद्दबाजी हो सकती की तो मैं भी अड़ गया कि स्मगलिंग में के काम में भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं भूल गया था कि उसके सामने भी सिंगाड़ा है, मतलब कि पिछले 1 साल से लखेरे से ठनी हुई है, जिसकी मुझे जरा भी परवाह नहीं। लेकिन पिछले 6 महीनों में एक भारी गड़बड़ हो रही है। क्या? जुगल किशोर के होठों से निकला। दूसरे देशों से आने वाले मेरा माल हर बार लखेरे की निगाहों में आ जाता है। वह कब आ रहा है, कहाँ उतर रहा है, कितने बजे पहुंच रहा है, और लकीर मेरे उस माल पर हाथ डाल देता है, जबकि मेरी तरफ से इस खबर की सख्ती से गुप्त रखा जाता है। लेकिन फिर भी वह खबर भीम सिंह लकीर तक पहुंच जाती है। स्पष्ट है कि मेरा एक कोई आदमी लकीर तक ये खबर पहुंचा रहा है, कहते हुए सिंघाड़ा के मुंड पिच के युगल किशोर नंदराम सिंघाड़ा को देखता रहा। मैंने उस भेदिए की तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे नहीं पकड़ पाया, जो मेरी बगल में कहीं छुपा हुआ है। सिंघाड़ा का स्वर खतरनाक हो उठा। उस भेदी के कारण जो लखेरा को मेरे माल आने की सही और पक्की खबरें देता है, मेरा करोड़ों का नुकसान हो चुका है। अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो मेरा नुकसान बराबर होता रहेगा और मैं अपने धंधे में नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकर किशोर सिंघाड़ा को देखते रहा। मैं जानना चाहता हूँ, मेरा कौन सा आदमी लखेरा को खबरें पहुंचा रहा है। नंदराम सिंघाड़ा का स्वर बर्फ की तरह सर्द होता चला गया। मैं उस हरामी को अपने सामने देखना चाहता हूँ। समझने न समझने वाले भाव में जुगल किशोर ने सिर हिलाया। अब मैं तुम्हें अपना भेदी बनाकर भीमसिंह लखेरा के आदमियों में शामिल कर देना चाहता हूँ, ताकि तुम मालूम कर सको कि मेरा कौन सा आदमी लखेरा को खबरें दे रहा है। जुगल किशोर क्षण भर के लिए हड़बड़ाया। मैं लखेरा के आदमियों में कैसे शामिल हो सकता हूँ? शामिल होने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सिंघाड़ा ने होंठ बीच कर कहा, मैंने तुम्हारे सारे रास्ते साफ कर दिए हैं। हर कोई जानता है कि तुम्हारे और सिंघाड़े के बीच दुश्मनी पैदा हो चुकी है। सिंघाड़े के आदमी को तुम शूट करके भागे हो और गठिया पागलों की तरह अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारी तलाश में है। तुम्हारे लिए हालात काफ़ी ख़राब है। ये बात कब के लखेरे तक पहुंच चुकी होगी। ऐसे में तुम लखेरे के पास पनाह लेने का हक रखते हो। लखेरा की मेरे साथ लगी हुई है, ऐसे में वो तुम्हें गले लगाएगा। उस तरह तुम लखेरा के काम धंधों में शामिल हो जाओगे और उस भेदी के बारे में जानने की चेष्टा करोगे जो मेरी बगल में कहीं है। ये बहुत खतरनाक काम है, जो कि किशोर के होंठों से निकला। हाँ है। सिंगाड़ा की निगाह उस पर जा टिकी। इसमें मेरी जान भी जा सकती है। जान तो तुम्हारी वैसे भी सलामत नहीं है। नंदराम सिंगाड़ा के होंठ पिच गया। गठिया के हाथों में पड़ते ही मरोगे। उसके आदमी तुम्हें देखते ही शूट कर देंगे और मैं तुम्हारी जान बचाने में कोई सहायता नहीं करूंगा। इतनी सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँ तो तुम्हारी क्या हालत होगी। शहर से बाहर जाने के सारे रास्तों पर गठिया के आदमी हैं। शहर के भीतर तुम्हारी तलाश हो रही है। तुम्हारे पास सिर्फ एक रिवॉल्वर है। ज़्यादा देर तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। ऐसे में मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। मेरा आदमी बनकर लखेरा के बीच घुस जाओ और मालूम करके बताओ कि लखेरा मेरे माल के बारे में खबरें कहाँ से पाता है, और इतना ही मालूम करना है कि तुम्हें और मेरे पास आ जाना है। जुगर किशोर ने सुकड़ों पर जीभ फेरी। इस काम के बदले तुम्हारे सिर से गठिया की तलवार हट जाएगी। तुम मेरे खास आदमी बन जाओगे और मैं तुम्हें अपने पास खास ओहदा दूंगा, और इस काम के बदले में तुम्हें 50 लाख की नगद रकम दूंगा। मेरे पास मेरे काम में तुम्हें हर तरफ से फ़ायदा है। तुम्हारी जान भी बचती है, मेरे से 50 लाख भी मिलते हैं, और मेरे खास आदमी बनकर बड़े ओहदे के और मेरे साथ काम कर सकते हो।
जुगल किशोर के चेहरे पर घबराहट उभरी। भीम सिंह लखेरा बहुत खतरनाक है। वो आसानी से समझ जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। कैसे कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा या तुम बताओगे? उससे मालूम हो जाएगा, जुगल किशोर ने होठों से निकला। नंदराम सिंघाड़ा के चेहरे पर खैर के भाव उभरे। ये बात सिर्फ हम दोनों को ही दोनों में रहेगी कि तुम मेरे काम की खातिर लखेरे के आदमी में शामिल हुए हो। हमारे अलावा कोई इस बात को कभी नहीं जान पाएगा। जुगल किशोर समझ रहा था कि सिंघाड़ा उसे खतरनाक खेल खेलने पर जोर दे रहा है। ये वही लोग हैं जो जिन्हें मेरा पैसा छीनने के लिए भेजा था। वे जानते हैं कि कोई मुंह खोलने के काबिल नहीं रहा। नंदराम सिंघाड़ा खतरनाक स्वर में बोला, इस काम में मैंने जिन लोगों को इस्तेमाल किया था वह खत्म हो चुके हैं। मैं अपने पीछे गवाह नहीं छोड़ता। जुगल किशोर को अपनी सांस रुकती से महसूस हुई। आपने उन्हें मार दिया? मजबूरी थी, वरना उसके जरिए हमारी योजना लगे तक पहुंच सकती थी। जुगल किशोर को लगा पुनः उसका प्रवेश मौत के मुंह में हो चुका है। बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी हाँ के उसके लिए मौत की शतरंज बिछा दी गई है। जवाब दो, क्या जवाब दूं? जुगल किशोर पूरी तरह से अपने होश में नहीं था। मेरी बात पसंद आई? मैंने जो कहा उसके लिए तैयार? अगर मैं इनकार कर दूं तो नंदराम सिंघाड़ा का चेहरा दहक उठा। मेरे ख्याल से तुम जल्दबाजी में काम ले रहे हो। ठीक से ना तो बात को, ना हालत को समझ रहे हो, ना ही ढंग से सोच पा रहे हो। मैं 2-3 घंटों में लौटता हूँ, तब तुम फैसला कर लो। अगर मेरी बात मानते हो तो ठीक, नहीं तो मैं यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। गठिया के पहले आदमी 1-2 घंटे में ही तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे, गूने से भून देंगे। हो सकता है खुद तुम्हें गठिया के हवाले कर दूं कि तुम मेरे हत्थे चढ़ गए थे। मेरे पास गठिया जैसे आदमी है, इसलिए मैं खुद किसी खून से अपने हाथ नहीं रंगता। गठिया तुम्हें कैसी मौत देगा ये तुम सोच सकते हो, क्योंकि तुम उसके 3 आदमी खत्म कर चुके हो। जुगल किशोर को लगा जैसे कि वो मकड़ी की जाल में फंस गया हो। नंदराम सिंघाड़ा पलटा और बाहर निकलता चला गया। जुगल किशोर के देखते देखते दरवाजा बंद हो गया। जुगल किशोर जानता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। नंदराम सिंघाड़ा को उसके इनकार कहा तो वह उसी वक्त मौत मौत दे देगा। उसे आज़ाद छोड़ेगा ही नहीं कि कहीं जाकर लखेरा को सावधान न कर सके, न कर कर देगी कि सिंघा उसे आज़ाद छोड़ेगा ही नहीं कि कहीं जाकर लखेरा को सावधान न कर दे कि सिंघाड़ा अपना आदमी उसके आदमियों में बेदे के रूम में रखने की कोशिश में है। मौत तो हर तरफ थी। नंदराम सिंघाड़े की बात नहीं मानता तो मौत अभी आनी थी। अगर सिंघाड़े की बात मानकर काम करता तो मौत ने जरा ठहर कर आना था। बाद में लखेरे ने पहचान जाना था कि वह उसके साथ रहकर सिंघाड़े के लिए काम कर रहा है। भीम सिंह लखेरे बहुत शातिर इंसान था। वह उड़ती चिड़िया के पर गिनने वालों में से था। ऐसे में इस बात को कब तक छिपा सकता था कि वो सिंघाड़ा का आदमी है? जुगल जानता था भीम सिंह लखेरे की निगाहों से बच पाना आसान बात नहीं है, लेकिन सवाल तो इस समय जान बचाने का था। इस वक्त तो उसकी गर्दन नंदराम सिंघाड़ा के हाथ में थी। नंदराम सिंघाड़ा 2 घंटे बाद फिर उसके सामने था। जुगल के जो समझ गए कि सिंघाड़ा कमरे से बाहर था और बंगले में ही था। नंदराम सिंघाड़ा के चेहरे पर खतरनाक भाव नाचते नजर आ रहे थे। क्या सोचा? अम्मा, मैं तैयार हूँ, मरता क्या ना करता। सिंघाड़ा की आंखों में चमक उभरी। समझदार हूँ, मैं जानता कि तुम तैयार हो जाओगे और काम में भी सफल होगे, लेकिन लखेरा जान जाएगा कि मैं आपका भेजा हूँ। जुगल किशोर ने कहा, नहीं जानेगा। जान गया तो मैं मारा जाऊंगा। हाँ, सिंघाड़ा शांत अंदाज से हिलाया। फिर तो तुम्हारी जान गई। इसके लिए तुम्हें लखेरे के बीच सावधान रहकर काम करना पड़ेगा। कुछ कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। जुगल किशोर को जुगल किशोर तो जानता था कि कुछ भी हो सकता है। इस काम में तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। आज ही लखेरे के पास पहुंच जाना होगा आज। हाँ, तुम्हारी जान को खतरा है, मौत तुम्हारे पीछे है। ऐसे में तुम फौरन लखेरे से बात करोगे, ताजी बात का असर ही कुछ और होता है। 2 दिन बाद जो तुम्हारी बात को कोई सुनेगा भी नहीं। जो कि किशोर ने
सूखे होठों सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं लखेरे से मिलूंगा कैसे? मैं खुद ही मिलना होगा। तुम्हें वहाँ खुद ही मिलना होगा। ताजी जुगल किशोर ने होठों सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं लखेरे से मिलूंगा कैसे? वह तुम्हें खुद ही मिलना हो। तुम्हें खुद ही मिलना होगा। मैं तो तुम्हें उसके पास ले जाने से रहा। सिंगाड़ा ने तीखे स्वर में कहा। अपने आप को बचाते हुए यहाँ से निकलोगे और खल्लाखेरा के किसी ठिकाने पर पहुंच जाओगे। उसके 3 ठिकानों का पता मैं तुम्हें बता दूंगा। किसी तरह लखेरे के पास अपनी जगह बना लेना। जब तुम्हें इस बात की जानकारी हो जाए कि मेरा कौन सा आदमी उसे खबर दे रहा है, तो इस वक्त तुम्हें जब तुम्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी कौन सा आदमी उसे खबरें दे रहा है, तो उस वक्त मेरे पास आ जाना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस सारे काम के दौरान पट्टी के आदमी तुम्हें तराशते रहेंगे। उनसे सावधान रहना। जब भेदिए का पता चल लगा कर मेरे पास आ जाओगे तो मेरे इशारे पर गठिया तुम्हारे सिर पर मंडराता मृत्यु का साया हटा देगा। उसके बाद तुम्हारे मजे ही मजे होंगे। तुम मेरे खास आदमी बन जाओगे। जुगल किशोर मन ही मन गहरी सांस लेकर रह गया। सिंगाड़ा उसे मोहरा बना रहा था और एक वक्त ऐसा ऐसा है जब मोहरा पिटता ही है। इसी वक्त तुम काम के लिए तैयार हो? नंदराम सिंगाड़ा ने सावट स्वर में पूछा। न सहमति में गर्दन हिलाने के अलावा जुगल किशोर के काम और रास्ते रास्ता ही क्या था? सहमति में गर्दन हिलाने के अलावा जुगल किशोर के पास और रास्ता ही क्या बचा था? भीम सिंह लखेरा, 55 वर्षीय, समान कद काटे का समान से दिखने वाला इंसान। इसका पे इसका पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। आमतौर पर वो सादे ढंग की कमीज पैंट पहनना पसंद करता था। सादे ढंग की कमीज पैंट पहनना पसंद करता। सिर पर छोटे छोटे बाल थे। चेहरा सुर्ख लाल था। सिर से पाता हुआ कोई खाता पीता सेठ लगता था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये शहर का स्मगलिंग किंग भीम सिंह लखेरा है। इसकी दहशत अंडरवर्ल्ड के जर्रे जर्रे में बसी हुई है। और उसके हाव भाव में न तो क्रूरता झलकती थी और न ही किसी प्रकार का खतरनाकपन। वह शानदार उसके हाव भाव में न तो क्रूरता झलकती थी और न ही किसी प्रकार का खतरनाकपन। वह शांत और मीठा इंसान लगता था। जो लखेरे को चेहरे से नहीं पहचानते थे, वो लखेरे के सामने आने पर उसे निहायत ही शरीफ और सीधे साधे स्वभाव का मालिक समझते थे। इस समय भीम सिंह लखेरा इसमें भीम सिंह लेकर अपने भविष्य में लंच के नाम पर सलाद की एक प्लेट खाकर हटा था। इस समय भीम सिंह लेकर अपने ऑफिस में लंच के नाम पर सलाद की एक प्लेट खाकर हटा था। इस दौरान टेबल पर पड़े दोनों फोन की घंटियां बज बज कई बार बजी, परंतु रिसीवर उठाना दूर। उसने फोन पर निगाह मारने की जरूरत तक न समझी। प्लेट को एक तरफ सरकाकर उसने सिगरेट सुलगाई कि तभी फोन की घंटी बजी। लखेरा ने रिसीवर उठाया। हेलो। हमेशा की तरह लखेरा का स्वर शांत स्थिर था। नमस्कार लखेरा साहब। लखेरा के कानों में धीमी और आवाज पड़ी। जवान आवाज पहचानती भीम सिंह लखेरा की आंखें कैसे उड़ गई। कैसे हो? लखेरा ने पूर्वताल लहजे में कहा। आपकी दया है। आज तो खास वर्ष। आप कैसे हो? लखेरा ने पूर्वताल लहजे में कहा। आपकी दया है। तो आज जो खास खबर देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से बोलने वाले का स्वर धीमा था। रुको मत, बोलते रहो। सिंघाड़ा का 3 करोड़ का सोना और 2 करोड़ की चांदी उत्तरी तट पर और ताड़ के पेड़ों के दूसरी तरफ तट पर पहुंच रही है। आधी रात के आसमान। गुड। भीम सिंह लगे रहे चेहरे और स्वर शांत था। और दूसरी खबर जोरदार। तुम खबर
तुम खबर बोलो, ये देखना मेरा काम है कितनी जोरदार है कूड़ा है। जुगल किशोर का नाम सुना है आपने? जुगल किशोर माथे पर पल डाले लकीरा बड़बड़ाया। 2 पल सोचा फिर वो क्या उठा, शायद जुगल किशोर का नाम सुना है। उसकी बात तो नहीं कर रहा जिसने नंदराम सिंघाड़ा के माल को दांव पर लगाकर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। माल न चुका पाने के कारण सिंघाड़ा उसकी जान लेने पर उतार हुआ है। जुगल किशोर उसके जुगल किशोर उसके 3 आदमी मारकर भाग निकला है और घटिया हर हाल में उसे तलाश करके उसे शूट कर देना चाहता है। जी हाँ, मैं उसी जुगल किशोर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उसी जुगल किशोर की बात कर रहा हूँ। अगर जुगल किशोर तुम्हें नजर आए तो उसे मेरे पास आने को कह देना। लकीर ने शांत स्वर में कहा। सिंघाड़ा से उसे मैं बचा लूंगा, वह चिंता न करे। जवाब में आने वाले स्वर में हंसी उभरी। भीम सिंह लखेरा के होंठ बिछ गए। क्यों दांत फट रहे हो? अपने औकात में देखो, अपनी औकात में रहो। भीम सिंह लखेरा के होंठ बिछ गए। दांत क्यों फाड़ रहे हो? अपने औकात में रहो। लखेरा का स्वर सपाट हो गया। आने वाले स्वर में एक एक सतर्कता हुआ रहे। वह जुगल किशोर कहीं भी आपके पास पहुंच सकता हूँ। वह जुगल किशोर कभी भी आपके पास पहुंच सकता है। क्या मतलब? मामला कुछ गहरा है। फोन पर मैं आपको खुलासा हाल नहीं बता सकता। दरअसल सिंघाड़ा जुगल किशोर को अपना मोहरा बनाकर आपके पास भेज रहा है, सिर्फ ये जानने के लिए उसके स्मगलिंग माल की खबरें कौन आप तक पहुंचाता है। मतलब कि सिंघाड़ा मेरे बारे में जानकारी चाहता है। भीम सिंह लकेरे का होंठ बिछ गया। पूरी बात बताओ। लकेरे का सर सख्त हो गया। पूरी? हाँ। जुगल किशोर बहुत ही खतरनाक चालाक और खतरनाक इंसान है। मोरक रूम में सिंघाड़ा को ऐसे ही किसी इंसान की जरूरत थी। जुगल किशोर उसे काम का आदमी लगा। सिंघाड़ा ने खतरनाक जुगल किशोर बहुत ही चालाक और खतरनाक इंसान है। मोहरे के रूम में सिंघाड़ा को ऐसे ही किसी इंसान की जरूरत थी। जुगल किशोर उसे काम का आदमी लगा। सिंघाड़ा भी खतरनाक चाल चलकर जुगल किशोर के सामने सिंघाड़ा ने खतरनाक चाल चलकर जुगल किशोर के सामने ऐसी हालात पैदा कर दिए कि वह कलेक्शन के पैसे को दांव पर लगाकर हार जाए। जब हार गया तो घटिया वसूली के उसके पीछे कुत्ते डाले। जुगल जब हार गया तो घटिया वसूली के लिए उसके पीछे पड़ गए। जुगल ने जब जब वापस देने के लिए पैसों का इंतजाम किया, इधर सिंघाड़ा के खास आदमियों ने खामोशी से जुगल के पैसे छीन लिए ताकि जुगल पैसे न लौटा सके और झगड़ा पैदा हुआ। ओ झगड़ा पैदा हुआ तो जुगल किशोर सिंघाड़ा ने 3 आदमियों को शूट करके भाग निकला। सिंघाड़ा ऐसे सिंघाड़ा ऐसा होना ही चाहता था ताकि हर किसी को मालूम हो जाए, खास तौर से आपको, कि जुगल किशोर सिंघाड़ा का दुश्मन बन चुका है और सिंघाड़ा के आदमी उसके खून के पास से होकर उसके पीछे पीछे हैं। खास तौर से आपको जुगल किशोर सिंघाड़ा का दुश्मन बन चुका है और सिंघाड़ा उसके आदमी उसके खून के पास होकर उसके पीछे हैं। भीम सिंह लखेरा के होंठ बिछ रहे। रिसीवर कान में लगा। उसने आंखें बंद कर ली। आगे जब जुगल किशोर 3 को शूट करके भागा तो चुपचाप सिंघाड़ा ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और जा और जा और जान जब जुगल किशोर 3 को शूट करके भागा तो चुपचाप सिंघाड़ा ने उसे कब्जे में ले लिया और जान बख्शने की खातिर उसे मजबूर किया कि उसका भेदी बनकर लखेरा के आदमियों में शामिल हो जाए और ये पता करे और मजबूर किया उसका भेदी बनकर लखेरा के आदमियों में शामिल होकर ये पता करे कि उसे स्मगलिंग के माल यानी कि पक्की खबरें कौन सा आदमी देता है।
यह है सारा मामला। इस योजना के तहत जुगल किशोर सिंघाड़ा के ड्रामे का हिस्सा बनकर अपने पास कभी भी आ सकता है। तो ये नंदराम सिंघाड़ा के खेल लकेरा ने अपनी आंखें खोली। हाँ, जुगल किशोर इस मामले में कितना आता है? जरा भी नहीं। वो तो मजबूर है सिंघाड़ा की बात बात मानने के लिए। न चाहते हुए भी सिंघाड़ा की बात माननी पड़ रही है। आने आने वाले स्वर में शांत स्वभाव थे। तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? ये मत पूछिए लकीर साहब, बातें जानने का मेरा अपना ढंग है। वैसे आप तो जानते हैं कि सिंघाड़ा के पंप जहाँ तहाँ भी पड़ते हैं, वहाँ वहाँ मेरे लगाए ट्रांसमीटर इस तरह बैठेंगे उसकी बात। ये बात मत पूछिए लकीर साहब, बातें जानने का मेरा अपना ढंग है। वैसे आप तो जानते हैं कि सिंघाड़ा के पाँव जहाँ तहाँ जहाँ जहाँ भी पड़े वहाँ वहाँ मेरे लगा ट्रांसमीटर इस तरह फिट है कि उसकी हर बात मुझ तक पहुँच जाती है। मेरे खास टेप रिकॉर्डर की आवाज़ में भर जाती है और ट्रांसमीटर को तलाश कर पाना आसान बात नहीं। तभी केबल पर पड़े इंटरकॉम का बजर बज उठा। तो इन खबरों की कीमत मिल जाएगी। अच्छी बात है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, उधर से आवाज़ आई। भीम सिंह लकीर ने रिसीवर रखा और इंटरकॉम को बटन दबाया। यस लकीर साहब, उधर से सदर का स्वर आया। निशान सिंह आपसे मिलना चाहता है, उसके साथ गोली किशोर नाम का आदमी है, भेज दो। लकीर ने शांत स्वर में कहा और इंटरकॉम के बटन से उंगली हटा ली। लकीर के चेहरे पर तनाव की एक रेखा भी नहीं थी, वह शांत था। आंखों में सोचो कि भाव दौड़े जा रहे थे। वह सिर्फ नंदराम सिंघाड़ा के भेजे मुहार जुगर किशोर के बारे में सोच रहा था। कुछ ही पलों बाद मोहरा ने भीतर कदम रखा। निशान सिंह 45 बरस का क्रूर सा नजर आने वाला इंसान था। उसके हाव भाव से दादागिरी की झलक स्पष्ट मिलती थी। पिछले 15 सालों से वह लकीर के साथ पिछले 15 सालों में से वह लकीर के साथ था। लकीर का विश्वसनीय और उसके अधिकतर कामों को वही संभालता था। लकीर तब तक वही काम करते जो लकीर को ही सब संभालने होते थे। जुगल किशोर का मामला भी उसे लकीर के लिए ही लगा। निशान सिंह ने जुगल किशोर के साथ भीतर कदम रखा। जुगल किशोर की हालत चेहरे से ही पिटी हुई लग रही थी। उसने वैसे ही लकीर के सामने दिखावा करना था कि वो घबराया हुआ, लेकिन दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो वास्तव में सोच समझ कर घबरा रहा था कि भीम सिंह लकीर की आंखों में दूर जुगना है। अगर उसे मालूम हो गया कि पलक झपकते शूट करके उसकी लाश को बाहर फेंक देगा। लकीरे को देखते जुगल किशोर सूखे होठों पर जीभ फिर कर हाथ जोड़े। भीम सिंह लकीर ने शांति निगाह से जुगल किशोर को देखा। कौन है ये? लकीर ने नई सिगरेट सुलगा कर पूछा, जबकि उसकी निगाह सिर से पांव तक जुगल किशोर पर टिकी रही। वह जब वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उस समय ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो किस हद तक काबिल इंसान है। लकीर साहब, ये नंदराम सिंघाड़ा के सट्टे के पैसे इकट्ठा करने का काम करता है। सिंघाड़ा से इसका झगड़ा शुरू हो चुका है। ये सिंघाड़ा के 3 आदमियों को शूट करके भागा हुआ है। घटिया ने इसकी जान लेने के लिए आदमी दौड़ा रखे हैं। इस बात की खबर मुझे तब से मिल चुकी थी कि क्या हो रहा है। इसका नाम जुगल किशोर है, अपनी जान बचाने खातिर हमारी पनाह में आना चाहता है। जुगल किशोर ने जल्दी से रिवॉल्वर निकाला और पड़कर भीम सिंह लकीर के सामने रखकर पीछे हटता हुआ सूखे स्वर में बोला, मुझे बचा लीजिए लकीर साहब, सिंघाड़े के आदमी मेरी जान ले लेंगे। भीम सिंह लकीर मनी मन मुस्कुराए थे ना, तो फौरन समझ गए कि जुगल किशोर मक्कार और खतरनाक इंसान। भीम सिंह लकीर मनी मन मुस्कुराए थे ना, तो फौरन समझ गया कि जुगल किशोर मक्कार और खतरनाक इंसान है।
अगर वह पहले से सतर्क न होता तो उसने जुगल किशोर की बात को सच मानकर उसकी बात में फंस जाना था। लेकिन किरण ने अपने चेहरे पर किसी न किसी तरह का भाव नहीं आने दिया। उसके आगे उसने आगे बढ़कर जुगल की रखी रिवॉल्वर उठाई और चैम्बर खोला। गोलियों में 4 खाने खा लेते। कितनों को मारा? लकीर ने चैम्बर से निगाह हटाकर जुगल किशोर सामान्य स्वर में बोला, 3 को। लेकिन यहाँ तो 4 फायर हुए लग रहे हैं। लकीर का इशारा चैम्बर की तरफ था। चौथी गोली प्रीतम सिंह के कंधे पर चल गई थी। वह बच गया। वह बच गया। जुगल जल्दी से बोला। प्रीतम सिंह। भीम सिंह लकड़ ने जैसे गंभीरता से सिर हिलाया। नाम सुन रखा है इसका, बहुत खतरनाक इंसान है। हिम्मत ही है तुम्हारे जो तुम सिंघाड़ा के मुकाबले पर उतरे। जुगल किशोर कुछ न कह सका। लखेरा बिल्कुल शांत था। जुगल किशोर ने लखेरा को जल्दी से सारी बात बताई। सिवाय इसके कि सिंघाड़ा के इशारे पर वो यहाँ आया। जुगल सिंघाड़ा के मुताबिक चल रहा था। लखेरा जैसे समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। निशान सिंह जी। निशान सिंह सतर्क था। ये ठीक कह रहा है, मालूम किया? जी हाँ, कल रात से ही झगड़े की खबरें मुझ तक पहुंच रही थी। दिन में खबर थी कि जोत सिंह गठिया हर मामले में से निशान सिंह का स्वर विश्वास से भरा था। ये बस्ता बस्ता हमारे एक ठिकाने की सहायता पाने के लिए पहुंच गया। यहाँ से मुझे खबर दी गई तो मैं यहाँ उसे ले आया। भीम सिंह लखेरे ने सोचने वाले अंदाज में सिर हिलाकर जुगल किशोर को देखा। जुगल किशोर तो गाय बना खड़ा था। उसके पैरों में वैसे ही बुरे हाल थे। एक तरफ नंदराम सिंघाड़ा था तो दूसरी तरफ भीम सिंह लखेरे जैसे इंसान। 2 पार्टों में मोहरा बना पिछने को तैयार हो गया। भाग भी नहीं सकता था। सिंघाड़ा बच्चा नहीं था। उसने इस बात का पूरा इंतजाम कर रखा होगा कि अगर इस शहर से खिसकने की कोशिश करे तो जिंदा न रहे। एक बार की उसने सोचा कि लकेरा को साफ साफ बता दे से उसे सिंघाड़ा से किसी काम पर भेजा है। लेकिन ये सोचकर खामोश हो गया कि फिर लकेरा भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। शक की निगाहों से उसे देखता रहेगा और इधर सिंघाड़ा भी उसका दुश्मन बन जाएगा। जुगल किशोर खुद को ऐसे से गंजे में फंसा महसूस कर रहा था कि जिसके 2 दरवाजे और दोनों दरवाजे पर शेर खड़े हैं। जहाँ से वो निकले शेर कहा जाए। अब कब से हो सिंघाड़ा के साथ? लकेरा ने पूछा। यही 2.5-3 साल हो गए। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जिंदगी भर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। नहीं तो 2-3 साल हो गए। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। जिंदगी भर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। नहीं तो वो लोग मेरी जान ले लेंगे। भीम सिंह लखेर ने निशान सिंह को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हो? आदमी काम का लगता है। निशान सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। अगर आपका हुक्म हो तो अपने साथ लगा लेते हैं। लखेरे ने कश लेकर सिर हिलाया। ठीक है तुम। लखेरे ने जुगल किशोर को देखा। फिक्र मत करो, हमारी छत छाया में रहो और काम करो। सिंगाड़ा के आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। जुगल किशोर के चेहरे पर आभार भरी मुस्कान आ गई। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जुगल किशोर की बात पर ध्यान न देकर लखेरा ने निशान सिंह से कहा, आज रात सिंगाड़ा का माल तट पर आ रहा है। कुछ देर पहले ही खबर मिली है। ओह, तट पर किस जगह? निशान सिंह ने कहा। जगह बता दूंगा। भीम सिंह लखेरा की आवाज़ सख्त सी हुई। तट पर उतरने वाला माल किसी भी हालत में सिंगाड़ा तक नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचेगा, निशान सिंह ने सख्त स्वर में कहा। अपने हाथ लगे तो ठीक, नहीं तो समुद्र में गिरा देना। जीत हमारी होनी चाहिए। ऐसा ही होगा। भीम सिंह लखेरा ने जुगल किशोर को देखा। इसे हमारे यहाँ तौर तरीके सिखा देना। इसे हमारे यहाँ के तौर तरीके सिखा देना। निशान सिंह ने सिर हिलाया। रात को जब तट पर जाओ सिंगाड़ा के माल पर कब्जा करने तो आदमियों में इसे भी शामिल कर लेना। लखेरे ने सफेद स्वर में कहा। मेरे आदमी बेकार बैठे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जी। निशान सिंह ने सिर हिलाया।
डिनर के बाद रात को मेरे पास आना, बता दूंगा समंदर के तट पर कौन से हिस्से पर नंदराम सिंघाड़ा का माल उतर रहा है। लकीर के शब्द जैसे उसके कान उसके जाने के लिए इशारा था। इजाज़त लेकर निशांत सिंह युगल किशोर के साथ बाहर निकल गया। भीम सिंह लखेरा के होंठों पर मुस्कान उभरी। उसने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी। जुगल किशोर को लगा बेड़ियों में आकर वह बच निकला है। जुगल को विश्वास नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से मामला निपट जाएगा। उसे तो पूरा विश्वास था कि भीम सिंह लखेरा पक्के तौर से उसकी छानबीन करवाएगा। तरह तरह के सवाल किए जाएंगे, 5-7 दिन उसे बंद रखा जाएगा, फिर किसी तरह धीरे धीरे उस पर विश्वास किया जाएगा, या फिर हो सकता है लखेरा उसकी किसी बात पर शक करके उसे अपने यहाँ से निकाल देता या गोली मार देता। परंतु अभी तक मामला तो आसानी से निपट गया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन जुगल किशोर को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। एकाएक जुगल किशोर की सोचों ने पलट कर लखेरा की बात पर सोचा जो उसने निशान सिंह से कहा था कि तट पर सिंघाड़ा का माल आ रहा है। मतलब कि सिंघाड़ा के बगल में बैठे बेदी ने आज फिर लखेरा को खबर दे दी थी। जुगल का एक बार तो मन किया कि फोन पर सिंघाड़ा को खबर कर दे उसके माल की खबर लखेरा को हो चुकी है, ताकि सिंघाड़ा का माल उतारने की जगह बदल जाए। परंतु जुगल किशोर ने ऐसा करने से अपना मन हटा लिया। खामखा खतरा मोल लेने से क्या फायदा। नंदराम सिंघाड़ा ने उसे बेदिया का नाम जानने भेजा था कि लखेरा का विश्वास हासिल कर भीतरी बात निकाल सके। निशान सिंह जुगल किशोर को लेकर एक कमरे में पहुंचा। रास्ते में उसने कई खतरनाक ददाओं के कामों में व्यस्त देखा। किसी ने भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इस कमरे में तुम आराम करो, बाहर निकलने की चेष्टा मत करना। रात को टरपक कुछ उलट पुलट करना है। लखेरा साहब के कहने के मुताबिक तुम भी मेरे साथ चलोगे। जुगल किशोर ने हौले से सिर हिला दिए। चेहरे के भाव अभी भी ठीक नहीं हो पाए थे। और एक और बात कान खोल कर सुन लो, निशान सिंह ने दांत बीच कर कहा। यहाँ नंदराम सिंघाड़ा का नहीं है, लखेरा साहब का इशारा चलता है। लखेरा साहब क्या चीज़ है, क्या दम रखते हैं, जानते हो ना। हाँ हाँ, जुगल ने हाथ उठाकर कहा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंघाड़ा के यहाँ अनजाने मुझसे गलती हो गई। मैं यहाँ कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, बिल्कुल ठीक से रहूँगा। ठीक से ही रहना, वरना। निशान सिंह ने दांत बीच कर उसे देखा। जुगल किशोर ने सूखे होंठों पर जी फेरी। निशान सिंह पलटकर बाहर निकल गया। जुगल किशोर कांपती टांगों से आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। कांपते हाथों से उसने सिगरेट सुलगाई और छत की तरफ देखा। उसे स्पष्ट लग रहा था कि मौत की तलवार अभी भी सिर पर ही है, कभी भी टूट कर गिरते हुए उसकी गर्दन को जुदा कर सकती है। जाने अभी क्या क्या होना था। जोत सिंह गठिया के आदमी उसके खून के प्यासे हो रहे थे। इधर वह भीम सिंह लखेरा को सिंघाड़ा के दबाव में धोखा देने आ पहुंचा था। कहीं भी जरा सी चूक हो गई तो दोनों तरफ से ही वही मरा। कहीं जरा सी भी चूक हो गई तो दोनों तरफ से वही मरा। रात को 11 बजे निशान सिंह जुगल किशोर को भीम सिंह लखेरे के पास लेकर पहुंचा। जुगल किशोर का दिल धक धक कर रहा था कि सब ठीक हो। आज से हम तुम्हें अपने साथ काम पर लगा रहे हैं, लखेरे ने सपाट स्वर में कहा। लेकिन जैसी गड़बड़ तुमने सिंघाड़ा के यहाँ की है, वैसे हमारे यहाँ मत करना। हम ऐसे इंसान को फौरन गोली मारना पसंद करते हैं, गठिया की तरह एक भी मौका देना पसंद नहीं करते। जी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गठिया के यहाँ भी गलती से ही सब कुछ गलती से होता है। ठीक ढंग से काम करना। कहते हुए लखेरे ने निशान सिंह को देखा। अच्छी तरह समझा देना इसे। ऐसा ना हो कि जान बचाने के लिए हमारे यहाँ सिर छिपाने आया है और हम हम इसकी जान लेने पर मजबूर हो जाएं। जुगल किशोर ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। जी। निशान सिंह ने सिर हिलाया। चलने की तैयारी हो गई? आदमी तैयार है? लखेरा ने पूछा। जी, हम यहाँ से चलने ही वाले हैं। भीम सिंह लखेरा ने सिगरेट सुलगाकर पूर्व लहजे में कहा। चूकना नहीं है निशान सिंह। नंदराम सिंघाड़ा ने अपने सट्टे के धंधे से हटकर स्मगलिंग में हाथ डाला है। मैं नहीं चाहता कि वह स्मगलिंग के धंधे में पूरी तरह पाँव फैला ले। उसे पूरी तरह बर्बाद करना, ताकि वह कभी स्मगलिंग के धंधे की तरफ देखे ही नहीं। उसका माल या तो लूट कर ले आओ, नहीं तो समुद्र में गिराकर पुलिस को खबर कर देना। किसी भी सूरत में माल सिंघाड़ा के हाथ नहीं लगना चाहिए। जब अकल ठिकाने आएगा तो खुद ब खुद स्मगलिंग के काम से हाथ खींच लेगा। सिंघाड़ा को हम काफ़ी चोटें दे चुके हैं, अब ज़्यादा देर तक अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरा भी यही ख्याल है, लखेरा ने कहा। लेकिन हम तब तक पूरी तरह से निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते जब तक कि सिंघाड़ा पूरी तरह खुद को स्मगलिंग के
काम से हटा नहीं लेता। आप ठीक कहते हैं। निशांत सिंह ने सिर हिलाया। वैसे हम सिंघाड़ा को ख़त्म करने की चेष्टा कर सकते हैं। लकीरे ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। नहीं, ये बात कहना जितना आसान है उतना ही करना कठिन। 7 दीवारों के पार होता है सिंघाड़ा। जिस तरह सिंघाड़ा करके मेरी जान नहीं ले सकता, उसी तरह उसकी जान लेना भी संभव नहीं है। निशान सिंह ने कुछ नहीं कहा। जाओ, तट पर सिंघाड़ा के आदमियों के पहुंचने से पहले अपना अपना नजर आने वाला घेरा डाल दो और वक्त आने पर उन पर टूट पड़ो। उन्हें खत्म कर दो। जो भाग रहा हो भागने दो, लेकिन माल सिंघाड़े के हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। लखेरा के आखिरी शब्दों में चेतावनी आ गई थी। इजाजत लेकर निशान सिंह जुगल किशोर के साथ बाहर निकल गया। इस समय जुगल किशोर तो मात्र कठपुतली की तरह इधर उधर हो रहा था। उसे तो सिर्फ मौके की तलाश थी कि कब ये जान सके सिंघाड़ा का कौन सा आदमी भीम सिंह लखेरा को उसकी भीतरी खबरें पहुंचा रहा है। उनके पार जाते लखेरा विशेले अंदाज में मुस्करा पड़ा। नंदराम सिंघाड़ा, लखेरा बड़बड़ा उठा। सट्टा बाजार संभालना, सट्टा किंग बनना जुदा बात है, और लखेरा की तरह स्मगलिंग किंग बनना जुदा। तो उन्होंने अपना मोहरा जुगल किशोर मेरी शतरंज की बिसात में बैठा दिया है, और तुझे तेरी मोहरे से मत दिलवाऊंगा। तेरा मोहरा ही तेरी हार का कारण बनेगा। नंदराम सिंघाड़ा उस समय आराम के मूड में था जब जोत सिंह गठिया के आने की खबर उस तक पहुंची। तब तक रात के 12 बज चुके थे। सिंघाड़ा नाइट ड्रेस में था। जोत सिंह गठिया सिंघाड़ा के बेडरूम पहुंचा। आओ गठिया, सिंघाड़ा ने उसे देखकर सिर हिलाया। आज बहुत थके से लग रहे हो। जी, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। गठिया ने हाथ में पकड़ा ब्रीफकेस नीचे रखते हुए कहा, और आगे बढ़कर हाथ में पकड़ी फाइल सिंघाड़े के हाथों में थमा दी। तुम्हें ड्रिंक्स की ज़रूरत है, पैक बना लो। जोत सिंह गठिया एक तरफ बने छोटे से बार की तरफ बढ़ गया। नंदराम सिंघाड़ा ने फाइल खोलते हुए उसमें से मौजूद कागजों पर निगाह डाली। ये दिन भर के सट्टे का हिसाब था। 2 मिनट उनके बीच चुप्पी रही। तब तक गठिया पैक बनाकर 2 घूंट भर चुका था। आज की लोकल कमाई है। 8 लाख, बाहर से 16 लाख कलेक्ट करना बाकी है। नंदराम सिंघाड़ा ने सिर हिलाया और फाइल बंद करके कहा, एक तरफ रखे। आप ड्रिंक्स लेंगे? नहीं, सिंघाड़ा ने सिर हिलाया। काम ठीक चल रहा है? जी हाँ, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सिंघाड़ा ने सिगरेट सुलगाई। जुगल किशोर के नाम के कलेक्टर को तो तुमने खत्म कर ही दिया होगा, जो हमारे 3 आदमियों को शूट करके भाग निकला था। चौथे प्रीतम सिंह को मारने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन किस्मत से बच गया। वो हमें धोखा देकर हमारे 2.5 लाख पर नंबर खेल गया। 2.5 लाख की हमें परवाह नहीं, लेकिन एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे खराब लोग हमारे सट्टे का सिस्टम बिगाड़ देंगे। उसकी मौत से दूसरों को सबक मिलेगा। मौत के खौफ से कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। घूंट बढ़ता बढ़ता जोत सिंह गठिया ठिठक गया। नंदराम सिंघाड़ा ने उसकी आंखें मिले। वो समझ गया कि सिंघाड़ा क्या कहना चाहता है। जुगल किशोर, ज़्यादा देर मेरी निगाहों से तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर शर्म आ रही है। कल रात को वह तुम्हारे हाथों से बाहर है। कल रात और 24 घंटे हो चुके। अभी तक वो तुम उसे ढूंढ कर खत्म नहीं कर सके, जबकि मेरी सारी ताकत तुम्हारे हवाले है। ऐसा क्यों गठिया? काम करने में मन नहीं लगता क्या? नंदराम सिंघाड़ा की आवाज़ में सख्ती उभर आई थी। ऐसी बात नहीं है। अब तक जुगल किशोर खत्म हो चुका होगा। गठिया सतर्क किंतु होंठ भींच कर बोला, लेकिन 2 घंटे पहले मुझे खबर मिली कि जुगल किशोर लखेरे के पास पहुंच गया है। सिंघाड़ा मनी मन मुस्कुराया, लेकिन दिखावे के तौर पर उसके चेहरे में कठोरता सिमट आई। लखेरा के पास? जी हाँ, हमसे बचने की खातिर भी लखेरे की पनाह में जा पहुंचा है। गठिया के दांत पिच गए। तुमने इस बारे में लखेरे से बात की? सिंघाड़ा का स्वर हो गया, कठोर हो गया। नहीं, पहले मैं आपसे बात करना। शट अप। लखेरा का प्राइवेट नंबर मिला, मैं उससे बात करूंगा। नंदराम सिंघाड़ा के चेहरे पर क्रोध छाया हुआ था, परंतु मनी मन कुछ तक उसका मोहरा ठीक जगह पहुंचकर फिट हो चुका है। गठिया ने गिलास जल्दी से एक तरफ रखा और आगे बढ़कर रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। मैं जोत सिंह गठिया बोल रहा हूँ। लाइन मिलते ही गठिया होंठ खींचकर सावधानी स्वर में कह उठा, सिंघाड़ा साहब, लखेरा जी से बात करना चाहते हैं। कैसे हो गठिया? उसके कान में पड़ने वाली आवाज़ भीमसेन लखेरा की थी। बहुत देर बाद तुम्हारी आवाज़ सुनी। क्या बात हो गई? ठीक तो हो? ठीक हूँ, गठिया पूर्वोत्तर लहजे में बोला। सिंघाड़ा से भी बात हो जाएगी। तुम अपनी तो सुनाओ।
जोत सिंह घटिया ने रिसीवर कान से हटाया और फ़ोन लेकर सिंघाड़ा के पास पहुंचा। नंदराम सिंघाड़ा ने बेहद सख्त अंदाज में रिसीवर लिया। लखेरा, अब तुम मेरे भीतरी कामों में दखल देने लगे हो। मैं दखल देने लगा हूँ? भीम सिंह लखेरा ने आने वाले स्वर का मजाक का पुट था। हाँ, जुगल किशोर को अपने यहाँ छिपा कर तुमने ठीक नहीं किया सिंघाड़ा। मैंने उसे नहीं छिपाया, बल्कि मेरे पास काम में व्यस्त भी हो चुका है। जुगल को मेरे हवाले कर दो, सिंघाड़ा से गुर्राया। क्यों? वह हमारा अपराधी है, हमारे हाथों से निकल कर भागा है और तुमने उसे थाम लिया। ऐसे में मुझे एक आदमी की सख्त ज़रूरत है। अच्छा हुआ वह मिल गया। अगर तुम्हें जुगल किशोर की ज़्यादा ज़रूरत है तो मालूम कर लो वह मेरे किस ठिकाने पर है और अपने आदमी भेजकर। इसका मतलब तुम जुगल किशोर को हमारे हवाले नहीं करोगे? सिंघाड़ा ने दांत पीच कर। तुम बच्चों जैसी बातें कब से करने लगे सिंघाड़ा? लखेरा के आने वाले स्वर में व्यंग था। दुश्मनी महंगी पड़ सकती, बेहतर होगा कि दुश्मनी हमेशा महंगी ही होती है। तुमने मेरी स्मगलिंग के धंधे में हाथ डालकर मैंने तुम्हारे काम को नहीं छेड़ा, अपना काम किया बस। सिंघाड़ा गुर्रा उठा। लेकिन भूल गए कि स्मगलिंग किंग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कोई उसकी टक्कर पर उतारने की चेष्टा करे, जैसा कि सट्टा किंग सिंघाड़ा ये बात सहन नहीं करे सके कि लखेरा सट्टे का काम शुरू कर दे। दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली बातों का खेल जारी था। नंदराम सिंघाड़ा ऐसी बातें इसलिए कर रहा था ताकि लखेरा को शक न हो कि जुगल किशोर को उसके आदमियों के बीच उसने ही फिट करवाया। और भीम सिंह लखेरा ऐसी बातें इसलिए कर रहा था कि सिंघाड़ा को ये शक न हो कि उसके भेजे मोरे यानी कि जुगल किशोर की असलियत पहचान गया है। तुमने मेरा बहुत माल लूटा है लखेरा, तुम इसीलिए लूटा कि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि स्मगलिंग के काम में मैं तुम्हारे पाँव नहीं जमने दूंगा। अभी भी वक्त है, बचा कुचा माल समेट कर सट्टे के धंधे की तरफ ध्यान दो, और अगर यही सिलसिला तुमने जारी रखा तो किसी भी दिन तुम्हारे सट्टे के सारे ठिकानों पर बम लगा कर उड़ा दूंगा। भीम सिंह लखेरा की आवाज़ में खतरनाक भाव आ गए थे। औकात में रहो लखेरा, मुझसे टकरा कर बच नहीं सकोगे। दोस्ती कर लो, ठीक रहेगा। हम जैसे लोगों में दोस्ती नहीं, समझौता होता है, और हमसे समझौता भी उस हालत में हो सकता है जब तुम मेरे मुकाबले पर आने का इरादा छोड़ दो, स्मगलिंग के धंधे से हाथ खींच लो। बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जुगल किशोर को हमारे हवाले कर रहे हो नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए फ़ोन करके मेरा वक्त ख़राब मत किया करो। कहने के साथ दूसरी तरफ लकीर ने लाइन काट दी थी। नंदराम सिंघाड़ा मनी मन खुश था कि जुगल किशोर के मामले में लखेरा को किसी तरह का शक नहीं हुआ। ये बात तो लखेरे की बातों से जाहिर थी। मनी मन वो निश्चिंत था कि देर सवेर में जुगल किशोर उस भेदिये के बारे में जानकर उसके पास आ जाएगा जो उसकी बातें लखेरा पहुंचाकर उसे तबाह करने पर तुला हुआ है। सिंघाड़ा ने खुद पर काबू पाया क्योंकि पास में जोत सिंह घटिया मौजूद था। घटिया ने फौरन सिंघाड़े के हाथों से रिसीवर लिया और फ़ोन वापस रख दिया और अपना बैग उठाकर घूंट भरने के पश्चात सिंघाड़ा के तपते चेहरे को देखा। सिंघाड़ा साहब, घटिया की आवाज़ में कठोरता थी। लखेरा मुँह तो चलने लगा, इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। मेरा भी ये ख्याल है, नंदराम सिंघाड़ा ने उठ पीछ कर कहा। तो इंतजाम करूं ताकि? नहीं, सिंघाड़ा ने दांत भींच कर कहा। जल्दी नहीं। लखेरा पर हाथ डालना खेल नहीं है। स्मगलिंग के मेरे माल पर वह बराबर हाथ डाल रहा है, लेकिन मैं खामोश सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि अभी लखेरा पर हाथ डालने का सही वक्त नहीं आया। मेरे ख्याल में बहुत जल्दी ही वो वक्त आने वाला है। इन सब बातों को छोड़ो और जुगल किशोर की तरफ ध्यान दो। बेशक वो लखेरे की रशे के तंबू में जा छिपे, लेकिन बचना नहीं चाहिए। मौके की तलाश में रहो, अपने आदमियों को समझा दो, कभी तो वो निशाने पर आएगा। ऐसा होते उसे शूट कर दो। मैं लखेरा को समझा देना चाहता हूँ कि उसकी सरपरस्ती पाकर भी हमारा दुश्मन सलामत नहीं रह सकता। सारी रात जुगर किशोर, निशान सिंह और 25 खतरनाक आदमी के साथ का समंदर तट पर व्यस्त रहा। 3 बजे सिंघाड़ा का सोना और चांदी तट पर उतरा था। नंदराम सिंघाड़ा ने 20 आदमी माल रिसीव करने आए थे और 20 आदमी सिंघाड़ा के स्मगलिंग डिपार्टमेंट से वास्ता रखते थे और हर खतरे के प्रति सजग होकर आए थे। लेकिन निशान सिंह ने पहले ऐसी घेराबंदी कर रखी थी कि उनकी एक न चली। 20 मिनट की फायरिंग में सिंघाड़ा के 8 आदमी मारे गए
और अन्य ने जब देखा कि बचना कठिन तो भाग निकले। निशान सिंह ने उन्हें भागने दिया। उसके बाद वहां पड़ी 8 लाशों को समुद्र में फेंका और सोना चांदी लेकर वापस ठिकाने पर आ पहुंचे। उनका सिर्फ एक उनका सिर्फ एक आदमी इस मामले में मारा गया था। अगले दिन जुगल किशोर को लेकर निशान सिंह लखेरा के सामने हाजिर हुआ। माल ठिकाने पर लगा दिया है? लखेरा ने निशान सिंह से पूछा। जी हाँ, आज पार्टियों को माल सप्लाई करके उसमें से कैश भी ले लिया जाएगा। गुड। लखेरा ने जुगल किशोर को निगाह डाली। ये रात तुम्हारे साथ था? जी हाँ। कोई गड़बड़ करने की कोशिश को तो नहीं की? लखेरा की आवाज़ में तीखापन था। नहीं, बल्कि मौके पर इसने पूरा सहयोग दिया, निशान सिंह ने कहा। भीम सिंह लखेरा ने जुगल किशोर को देखा। जुगल किशोर मासूम गाय की तरह सतर्क खड़ा था। तुम ईमानदारी से हमारे साथ लगे रहो, तरक्की करोगे, लखेरा ने शाबाशी वाले अंदाज में कहा। जुगल किशोर सिर हिलाकर रह गया। निशान सिंह, लखेरा ने कहा, पार्टियों का माल देते समय इसे साथ रखना था कि ये देख ले कि हम कहाँ कहाँ माल सप्लाई करते हैं। कभी इसे भी माल देने के लिए अकेले जाना पड़ सकता है। धंधे से धीरे धीरे से वाकिफ कराते रहो। ईमानदारी से चलेगा तो ऐश करेगा, समझा देना। जी। रात सिंघाड़ा के माल पर हाथ डालने के बाद सिंघाड़ा की तरफ से कोई हरकत हुई? नहीं। ठीक है, जाओ सारा काम निपटाओ। निशान सिंह जुगल किशोर के लिए बाहर निकल गया। दोपहर को 1 बजे जुगल किशोर निशान सिंह के साथ माल सप्लाई करने के लिए कार पर निकला। माल कार के डिक्के में ठूसा हुआ था और 3 दादा पिछली सीट पर मौजूद थे। कार के सड़क पर आते जुगल किशोर बेचैन हो उठा। चेहरे पर सतर्कता झलकने लगी। उसकी पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। निशान सिंह ने जुगल का बदलाव नोट किया। क्या बात है? निशान सिंह ने पूछा। सिंघाड़े का आदमी मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। वह अभी भी मेरी तलाश में होंगे। मुझे 10-15 मिनट ठहर कर इस तरह खुले में आना चाहिए था। अगर कोई खतरा आ जाना है तो वो 10-15 मिनट बाद भी आ सकता है, निशान सिंह ने लापरवाही से कहा। चिंता मत करो, मैं साथ हूँ। हमारे हमारे आदमी साथ हैं। जुगल किशोर ने पिछली सीट पर मौजूद तीनों पर निगाह डाली। कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। करीब 15 मिनट बाद ही जुगल किशोर का अंदेशा सच साबित हुआ। एक कार दाएं तरफ से ओवरटेक करते हुए तेजी से निकली। उस पर निगाह पड़ते जुगल किशोर की आंखें फैल गई। कार में खिड़की से गन की बैरल झांक रही थी। जिसने गन थाम रखे थे उसकी निगाह मिलती जुगल के मस्तिष्क को झटका लगा। वो गठिया के खूंखार फौज का ही हत्यारा था। बचाओ, जीतते हुए जुगल किशोर उसी पल नीचे झुक गया। अगले पल उस कार की खिड़कियों में झांकती बैरल से ढेर सारी गोलियां निकली और कार से आ टकराई। कार के बॉडी में छेद कितने छेद हो गए। कार के शीशे टूट के भीतर उनके ऊपर आ गिरे। जाने कितनी गोलियां कार के भीतर आई। 2 पल के लिए कार चीखों से भर गई। पिछली सीट पर बैठे 3 दादाओं में से एक के सिर और चेहरों के चिथड़े उड़ गए थे। उनके बगल में बैठा तीसरा सांप बच गया था। एक गोली भी उसे नहीं लगी। जुगल किशोर नीचे झुक जाने की वजह से खुद को बचा गया था। कार ड्राइव करते निशान सिंह की बाह में 2 गोलियां ऐसी लगीं कि उसके होंठों से चीख निकली और बाह नकारा हो गई। कार जोरों से चला लेकिन जाने कैसे संभल गई। फायरिंग के होते आसपास से गुजरते वाहनों में हड़बड़ी से मच गई। फायरिंग करने वाली कार तेजी से आगे भागती चली गई। जुगल निशान सिंह ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, कार संभाल, मेरी बाह काम नहीं कर रही है। जुगल जल्दी से सीधा हुआ। निशान सिंह जरा से ऊपर हुआ तो जुगल किशोर उसके नीचे बैठे बैठे ही सरक गया। स्टीयरिंग हाथ में लेते लेते कार 2-3 बार बेकाबू होकर बुरी तरह लहराई, लेकिन बाद में जुगल ने कार को अपने कंट्रोल में ले लिया। निशान सिंह अपने बेकार हो चुकी बांह को दूसरे हाथ से सहारा दिए दांत पीछे बैठा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। हिम्मत थी कि इस हालत में वो पूरे होशो हवस में था। पीछे बचा वो दादा अपने साथियों की लाश के पास हक्का बक्का से बैठा था। मुंह से आवाज गायब थी। जुगल किशोर ने कार को अंधाधुंध तूफानी रफ्तार से दौड़ा दिया। हरामजादे वार कर गए, निशान सिंह पीड़ा भरे स्वर में गुर्राया। जुगल किशोर के दांत पर दांत जमे हुए थे। वह समझ चुका था कि मौत का खेल से किनारा करना आसान नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देना ही पड़ेगा। जब सिंह घटिया अपने तौर पर उसकी हत्या करवाने पर तुला हुआ था।
वह नहीं जानता था कि नंदराम सिंघाड़ा के पहला चक्रव्यूह में वह फंसा हुआ है, उसके लिए काम कर रहा है। वक्त से पहले सिंघाड़ा ये बात जग जाहिर नहीं हो कर सकता था, इसलिए जो लखेरा का भेदी था उसके कानों में बात न पड़ जाए। यानी कि नंदराम सिंघाड़ा का मामला जुदा था और गठिया का मामला जुदा। तूफानी रफ्तार से कार दौड़ाते हुए जुगल किशोर की वैसी निगाह उस कार पर टिकी थी जिससे उन पर गोलियां बरसाई गई थी। वह कार 2-3 कारों के आगे थी और तेजी से भाग रही थी। जुगल किशोर उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहता था। छोड़ दिया तो दोबारा जल्दी उस पर फिर जानलेवा हमला होगा और कोई भी हमला कामयाब हो सकता है, उसकी जान ले सकता है। अगर इनमें से एक दो को मार दिया जाए तो गठिया के आदमी हमला करने की रफ्तार कम करेंगे, सोच समझ कर करेंगे कि कहीं उनकी जान ही न चली जाए। क्या कर रहे हो? जुगल किशोर को इस तरह कार दौड़ाते देखकर निशान सिंह पीछे से पीछे ऊँटों से पूछा। जुगल कुछ नहीं बोला। ऊँट पीछे कार को भीड़ भरी सड़क पर अन्य वाहनों से बचता बचाता दौड़ाया जा रहा था। उसकी सुलगती निगाह 2 कारों के आगे उस कार पर टिकी थी जिसमें से उन पर गोलियां बरसाई गई थी। भीड़ होने की वजह से भीड़ होने की वजह के कारण आगे वाली कार को भागने के लिए ठीक प्रकार से रास्ता नहीं मिल पा रहा था, वरना अब तक वह कब कब की निगाहों से ओझल हो चुकी होती। निशान सिंह जुगल किशोर का इरादा भांप चुका था। उन लोगों के पास गन है, निशान सिंह अपनी पीड़े को दबाते हुए बोला। भाड़ में जाए साले, जुगल किशोर के होठों से वैसी गुर्राहट निकली। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। निशान सिंह ने दांत पींचकर समझाना, जब तक हमारे रिवॉल्वर में एक ऐसी गोली निकलेगी जब तक उनकी गन से कितनी सारी गोलियां निकाल कर हम पर बरस चुके होंगे, उनके पीछे मत जाओ, फिर देख लेंगे। जुगल किशोर दांत पीछे हुआ था। तुम्हें डर लगता है? जुगल किशोर के स्वर में खतरनाक भाव था। डरने की बात नहीं, मैं निशान सिंह ने कहना चाहा। दरवाजा खोल कर कार से कूद जाओ, मैं अब नहीं रुक सकता, जुगल ने दांत बीच कर कहा। निशान सिंह को होठ बीचते हुए आंखें बंद कर लें। अगली पल जुगर को देखते देखते आगे वाली कार तूफानी रफ्तार से कार को ओवरटेक करने की चेष्टा से उससे टकराई। उसी क्षण कार का बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि कार का ड्राइवर इस कार को संभाल पाता, सामने आते ट्रक की साइड कार से टकराई तो कार घूमती चली गई। उसका मुंह फुटपाथ की तरफ हो गया और सीधी ऊंचे फुटपाथ से जा टकराई। एक पहिया फुटपाथ पर चढ़ा, परंतु तूफानी रफ्तार होने की वजह से वो बेकाबू हो चुकी थी। देखते देखते फुटपाथ पर जा रही 2 औरतों को टक्कर मारकर उछाला और खुद भी जानलेवा अंदाज में उलटती चली गई। कार के भीतर मौजूद दादाओं की चीखों की आवाज़ कईयों ने सुनी। दांत भींचकर जुगल किशोर ने ब्रेक का पैडल दबा दिया। कार के पहिए तेज आवाज़ के साथ घसीटते चले गए, फिर तेजी झटके के साथ पलट चुकी कार के पास जाकर उसकी कार रुकी। कार छत के बल फुटपाथ के करीब सड़क पर पड़ी थी। उसके चारों पहियों का रुख आसमान की तरफ था। कार रुकते ही जुगल किशोर ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाले और हाथ बढ़ाकर निशान सिंह की जेब से रिवॉल्वर निकालकर दरवाजे खोलकर गोली की तरह बाहर निकलता हुआ बोला, कोई भी कार से बाहर न निकले। कार से निकलकर दोनों हाथों में रिवॉल्वर थामे जुगल किशोर उल्टी कार की तरफ लपका। कार हिल रही थी। भीतर वाले चीखों पुकार के साथ बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे थे। उनकी चीखों और आवाज़ों से अनुमान लगाया जा सकता था कि वे 3-4 हैं। 2 तो उसे कार के आगे पीछे वाली खिड़की के करीब नजर आए, जो कि किसी प्रकार बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयत्न कर रहे थे। दांत बीचे जुगल किशोर ने रिवॉल्वरों को थामे नीचे झुका और दोनों रिवॉल्वरों के ट्रिगर एक साथ दबा दिए। कार की उल्टी खिड़कियों से नजर आ रहे दोनों व्यक्तियों की दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी। कार में तेजी से हलचल हुई, जैसे सांप के पिटारे को छेड़ दिया हो। दरिंदा लग रहा था जुगल किशोर। होंठ पीछे और सुर्ख आंखें और चेहरे पर छाया मौत का पागलपन। अगले क्षण जुगल ने पुनः दोनों रिवॉल्वरों का ट्रिगर दबाया। तड़पते दोनों व्यक्ति एकदम ठंडे पड़ गए। जुगल किशोर के होठों से गुर्राहट निकली। वो थोड़ा सा और झुका, दोनों रिवॉल्वर के नाले कार के आगे पीछे की दोनों खिड़कियों में डाली और ट्रिगर दबाने के साथ साथ रिवॉल्वर की नालों का रुख भी घुमाता चला गया। सारा वातावरण फायरिंग की आवाज के साथ थर्राता चला गया। देखने वाले स्तब्ध थे, हक्के बक्के थे। ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया था। हर कोई अपनी जगह पर जड़ स्थिर था और जमाटी का मौजूद था।
फायर की आवाज़ के साथ साथ कार के भीतर से चीखों की आवाज़ें आईं। दोनों रिवॉल्वरों के चैम्बर खाली होते होते कार के भीतर की हलचल भी पूरी तरह थम चुकी थी। सब कुछ शांत हो चुका था। दरिंदा नजर आ रहे जुगल ने गुस्से में जूते की ठोकर कार की बॉडी में मारी, फिर पलटकर अपनी कार की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि खूनी खेल में दखल दे पाता। जुगल किशोर ने कार में बैठते खाली रिवॉल्वर सीट पर रख रखी और दरवाजा बंद करके पश्चात स्टार्ट कर कार को गियर में डाला और सड़क पर रुके ट्रैफिक में से रास्ता बनाते हुए कार को दौड़ाता ले गया। इस कोशिश में उसकी कार सड़क पर तीन चार कारों से टकराई। बच निकलते पक निशान सिंह ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके सिर पुश्त से टिका लिया। हाथ में उसने पीड़ा भरी घायल बांह को थाम रखा था। वापस चलो, निशान सिंह के होंठों से चीर्ण स्वर निकला। जुगल किशोर भींचे होंठों के सकार दौड़ा जा रहा था। पिछली सीट पर दो लाशों के बीच बैठा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसमें जान ही ना हो। निशान सिंह अपने ठिकाने पर ही बेड पर तकियों के सहारे लेटा था। जुगल किशोर उसके पास खड़े सिगरेट की कश ले रहा था। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। निशान सिंह की आधे से ज्यादा बांह पर बैंडेज थी। कुछ देर पहले डॉक्टर निशान सिंह से निपट कर आया था। खून ज्यादा बह जाने का निशान सिंह का चेहरा पीले सा लग रहा था। निशान सिंह ने जुगल किशोर को देखा, फिर धीमे सर में बोला, तुमने बहुत बड़ा खतरा उठाया। कैसा खतरा? जुगल किशोर ने दांत बीचकर उसे देखा। तुम उनके पीछे नहीं जाना चाहिए था। अगर उनकी कार न उल्टी होती तो वे लोग हमें गंजे भून सकते थे, तब हमारी लाशें भी पहचान में न आती। निशान सिंह ने गहरी सांस ली। जुगल किशोर की आंखों में पागलपन नाचा। उन हरामजादों ने मुझ पर मच्छर समझकर मुझ पर सरेआम गोलियां बरसाई, मेरी जान लेने की चेष्टा की। आगे से ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचें। इसलिए उनकी गोलियों का जवाब देना जरूरी था। वे मेरी जान लेने की चेष्टा में मुझ पर हावी होने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए किसी को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि वह वापस झपट पड़े। जुगल किशोर के होंठों में गुर्राहट निकली। वो उल्लू के पट्टे 10 भी होते तो उस वक्त वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे सिर पर पागलपन सवार था। निशान सिंह ने गहरी सांस ली। जुगल किशोर के दांत बिचे रहे। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। निशान सिंह की आवाज़ सख्त हो गई। नंदराम सिंघाड़ा ने पहली बार इतनी हिम्मत की है, दोबारा ऐसी हिम्मत न करे, इसलिए उसे समझाना जरूरी है। जुगल किशोर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। भीम सिंह लखेरा ने भीतर प्रवेश किया। लखेरा के चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में क्रोध भरा हुआ था। कैसे हो तुम? करीब आते लखेरा ने निशान सिंह को देखा। जी ठीक हूँ। क्या हुआ? कैसे हुआ? निशान सिंह ने जुगल किशोर को देखा। जुगल किशोर ने भीम सिंह लखेरा को सारी बात बता दी। सुनकर लखेरा का चेहरा गुस्से से तप उठा। सिंघाड़ा की यह हिम्मत कि अब खुलकर हम पर वार करने लगे, उसे भुगतना होगा। कहते हुए लखेरा ने आगे बढ़कर जुगल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। उन सबको वहीं पर ख़त्म करके तुम्हारे लखेरे की इज्जत बचा ली है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज रात सिंघाड़ा को उसकी हरकत का जवाब दिया जाएगा। तुम आराम करो निशान सिंह। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, वो कहता है कि महीने भर में तुम काम के काबिल हो जाओगे। तब तक आराम करो। काम के लिए मेरे पास ढेरों आदमी है। यदि अपने जुगल किशोर भी है। लकीर ने जुगल किशोर को देखा। तुम मेरे साथ आओ। तुम जैसा इंसान भी सिंघाड़ा का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। भीम सिंह लकीर जुगल किशोर को लेकर अपने ऑफिस में पहुंचा। नंदराम सिंघाड़ा के मोहरे जुगल किशोर को किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह सिंघाड़ा के मोहरे जुगल के कंधों पर बंदूक रखकर सिंघाड़ा का निशाना लेना है, ये तो कब से तय करके बैठ कर चुका था। परंतु जल्दबाजी करके वो जुगल किशोर को किसी तरह के शक में नहीं डालना चाहता था कि वो उसे मोहरे के रूम में पहचान चुका है, उसका उल्टा सिंघाड़ा पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बहुत धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहा था। सिंघाड़ा द्वारा आज के जानलेवा हमले के कारण लखेरा को लगा कि वह तेजी से पत्ते खोल सकता है। सिंघाड़ा के मोहरे से वह सिंघाड़ा को ही मात दे सकता है। जुगल किशोर पर अपना विश्वास जमाने खातिर लखेरा ने आज रात जुगल से काम लेने की सोची और तय किया कि उसके बाद जुगल के सामने अनजाने में वह अपने पत्ते खोल देगा। जो बात जुगल किशोर जानने के लिए मोहरा बन कर
यहाँ आया, वह कल सुबह तक जुगल जान जान पाएगा और पाला बदल कर पुनः सिंघाड़ा के पास पहुंचेगा। उसके बाद नंदराम सिंघाड़ा ने जो करना था वह लखेरे की जीत के हिस्से में आना था। बैठो। लखेरा बैठता हुआ बोला। जुगल किशोर खामोशी से टेबल के पार कुर्सी पर जा बैठा। अपने चेहरे पर उभरे क्रोध और शक्ति के भावों को दबा चुका था, परंतु चेहरे पर मौजूद दरिंदगी की तय को वो नहीं समेट पाया था। भीम सिंह लखेरे ने सिगरेट सुलगाई और गंभीर स्वर में कहा, सिंघाड़ा तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। अगर फौरन कुछ नहीं किया तो वो फैलता चला जाएगा। कल उसे संभालना कठिन हो जाएगा, जबकि मैं फौरन फर्ज कुचल देने में विश्वास रखता हूँ। आप ठीक कह रहे हैं। जुगल किशोर ने फौरन सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। मैं अपने आदमियों को बहुत ध्यान रखता हूँ, उनकी कीमत समझता हूँ। लखेरे एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा। बोला, तुम मानने के फेर में वो मेरे आदमियों को मारता रहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आज मेरे 2 आदमी मारे गए, इस नुकसान को पैसे से नहीं भरा जा सकता। आप ठीक कह रहे हैं। निशान सिंह भी बाल बाल बचा है। लखेरे ने बीचे ओंठों से फंसे सिगरेट से कस लिया। जुगल ने सिर हिलाया। और तुम भी मेरे खास आदमी बनते जा रहे हो। जिस तरह तुमने हमला करने वालों को खत्म कर दिया, वह काबिल तारीफ बात है। मेरे ख्याल से तुम बहुत काम के आदमी हो। सिंगाड़ा तो मैं नहीं समझ सका, तुम्हें ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सका, लेकिन मैं तुम्हें अपना दायां बाजू बनाकर तुम्हें पूरी इज्जत दूंगा, जैसे कि मेरे लिए निशान सिंह है। और मुझे इतनी इज्जत बख्शना है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। जुगल किशोर अपार बड़े स्वर में कह उठा, जबकि मनी मनो हद से ज़्यादा खुश था कि लखेरा का विश्वास जीतता जा रहा है और जल्दी लखेरा का करीबी बना हासिल कर लेगा। उसके बाद वह इस कोशिश में लग जाएगा कि सिंगाड़ा को वह कौन सा आदमी जो भीतर की खबरें भीम सिंह लखेरा को देता है। नंदराम सिंगाड़ा ने जो भी किया, मैं आज रात उसे उसकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। कैसे? जुगल किशोर के होंठों से निकला। तुम सिंगाड़ा के हर सट्टे का ठिकाने को अच्छी तरह वाकिफ हो। जिस ठिकाने से सिंगाड़ा कब तगड़ी कमाई है, रात को उस ठिकाने को उड़ा दो। लखेरे ने शांत स्वर में कहा। जुगल किशोर चौंका। उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। क्या हुआ? सिंगाड़ा को किसी भी ठिकाने को उड़ाना छोटी बात नहीं है। हर जगह उसके खतरनाक आदमी रहते हैं। वे लोग तुमसे ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकते। जुगल किशोर फंस गए। जुगल किशोर के मस्तिष्क का झटका लगा। लेकिन जिस काम के खातिर सिंगाड़ा ने उसे लखेरे के बगल में घुसेड़ा था, वह काम तो उसे हर हाल में पूरा करना ही था। इसके लिए लखेरे का विश्वास हासिल करना जरूरी था, और विश्वास हासिल करने के लिए लखेरे की हर बात पर सिर हिलाना उसे पूरी तरह करना निहायत जरूरी था। कोई दिक्कत? लखेरे ने पूछा। नहीं, जुगल किशोर ने सांसद में बोला। जितने आदमी चाहोगे तुम्हें मिल जाएंगे, जैसे भी बम बारूद चाहोगे मिल जाएगा। लखेरा के होंठ बेचते चले गए। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि तुम सिंगाड़ा का ऐसा कौन सा ठिकाना तबाह करोगे कि वह तिलमिला उठे। उसने मेरे 2 आदमियों को जान लिया, तुम उसके 10 आदमियों को खत्म करोगे। ये काम आज की ही रात हर हाल में होना चाहिए। हो जाएगा लखेरा साहब। जुगल किशोर ने होंठ भींच गए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हर हाल में सफल होकर लौटोगे। कल से मैं तुम्हें अपने खास आदमियों में शुमार समझूंगा। भीम सिंह लखेरा ने मुस्कुरा कर कहा। मैं आपकी आशा से भी अधिक सफल होकर लौटूंगा, जुगल किशोर को कहना पड़ा। लखेरा होंठ भींच कर मुस्कुराया। अभी रात होने में वक्त बाकी। जब आराम से सोचो कि संगाड़ा के किस ठिकाने को तुमने निशाना बनाना है, कैसे बनाना है, कितने आदमी और बारूद में क्या क्या चाहिए। मुझे तुम्हारी समझ पर पूरा भरोसा है। हर बात तुम पर विश्वास करके तुम पर छोड़ता हूँ। लखेरा ने जुगल किशोर को हवा दी। जुगल किशोर लखेरा की हवा को सिर आंखों पर बिठाने पर मजबूर था। मैं सब कुछ ठीक तरीके से संभाल लूंगा। जुगल किशोर ने उठते हुए सिंगाड़ा के प्रति अपना क्रोध जाहिर किया। गुड। दोपहर की घटना से मुझे विश्वास हो गया कि तुम बेहद काबिल इंसान हो। मैं तुम्हारी काबिलियत का पूरा फायदा उठाऊंगा और बदले में तुम्हें मोटी दौलत भी हासिल होती रहेगी। जुगल किशोर इजाजत लेकर वहां से चला गया। भीम सिंह लखेरा के चेहरे पर विषैले भाव नजर आए थे। सिंघाड़ा तो उन्हें अपना मोहरा भेजा था, वह मेरे साथ खेल सके।
और मैं तुम्हारे मोहरा को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसलिए खेल को तो मैं कल सुबह खेलूंगा, उसके बाद तेरी हालत देखने लायक होगी। लेकिन मुझे अफसोस होगा कि मैं तेरा बर्बाद चेहरा नहीं देख पाऊंगा। 195।